रिश्ते चाहे सगे हों या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था। मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेंगे और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया, क्या खाली पेट दवाई असर करेगी? खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई। सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा, शायद भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूं। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूं। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा ने मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी मां की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती। घर आ जाता और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता उसे उठाकर वह बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह यह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए यह घर को मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनका बाप नहीं ले सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वे भी मेरे ही जैसी थीं, मेहनत करतीं और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। यह सब से निपट कर वह मुझसे बात करेगा। मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही उसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वह मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे,
लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी और वह तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा। उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये मांगे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपये ही काट कर बाकी के 450 रुपये वापस दे दिए। जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ ध्यान दिया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपये तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 रुपये से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वह मुझे सब्जी दे दे, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी को मुझे केवल 50 रुपये में दे रहा है। शुरुआत में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होने लगी, तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाती थी या कभी एक बार जाती थी। जब भी जाती, वह मुझसे 50 रुपये ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास ना जाऊं। लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी थीं और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे उसी से सब्जी लेनी पड़ती थी, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोचती कि उससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपये का क्या मामला है और वह मुझे इतनी सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी मैं जाती, उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भर कर भी नहीं देखता था। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी। कई लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता? मेरी मदद क्यों करता है? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ सब्जी वाले के पास ही था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम 2000 रुपये 300 रुपये की होगी। सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी तौलवाई। मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तुलने शुरू कर दी। जब पैसों की बारी आई, तो मैंने उसके हाथ में 50 रुपये दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। हमेशा की तरह उसने इन 50 रुपये में से भी 50 रुपये काटकर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूं। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तब मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं उससे सवाल नहीं कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और अगले 2 दिन तक मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जा सकूं। कुछ दिनों बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई,
तो वहां एक लड़का भी मौजूद था और वह काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपए में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था। वह सब्जी वाला खुद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपए में ही दे दी। मैंने उस लड़के से पूछा कि उसने मुझसे 50 रुपये ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसके दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहां आऊं, किसी भी समय कोई भी चीज लूं तो 50 रुपये ही लेना। आज भी सब्जी की कीमत 300 रुपये थी, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपये ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। यह बात अब मुझे नामुमकिन लगने लगी, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वह लड़का ही होता था और सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी भी मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इन दिनों में मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू कर गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी। यह सब उस कम कीमत वाली सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था। इससे पहले मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी के लिए सोचती रहती थी, लेकिन जब मेरे पास कुछ बचत के पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी दुख भरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का यह राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर वे किसी से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। सबसे पहले मेरे किरदार पर सवाल उठते। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेईमान नहीं थी। इस मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और मैं अभी तक उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी 50 रुपये में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकी है। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत ही छोटी मोटी चीजें मैंने ले ली हैं जो पति की नजर से बचाकर रखी हैं। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजर से कभी नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था। अगर वह मदद करना चाहता था तो यहां पर बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहां तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैंने यह सवाल उससे किया तो वह घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की कि वह मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया। उसने कहा कि कल शाम के बाद में उसके घर पर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वहीं पर देगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर जाने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे वहीं पर जवाब दे दे, लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वह भी शाम के बाद।
अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब न ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ न जाने क्या होगा। मेरी जिंदगी में आने वाले सारे मर्द ऐसे ही थे, सिर्फ यह सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बड़े बेटों के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाकर कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूं। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छुपा ली और उसके घर की तरफ चल दी। छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वह वैसे ही चलने दो। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की? मेरी तो जरूरतें पूरी हो रही हैं और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उनकी पढ़ाई भी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर यह सवाल उठ रहा था। मैंने सोचा कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहां तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सिर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने भेजा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं। मैंने तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी ने किसी जगह जुए में हार दिया था और उसके बाद कुछ पता नहीं कि वह कहाँ गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नजर आए। उन्हें देखकर मुझे और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा, आपने इनको पहचाना? मेरी तो जबान बंद हो चुकी थी। मैं उसे क्या जवाब देती? मेरी हालत देखकर उसने कहा, यह आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूं। यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थीं। मैंने तो सोचा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फालिस का अटैक हुआ था और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, पूछा, ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थीं और फिर तुम यहां कैसे? उसने बताया, मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी मां को ये एक जुए में हार गए थे। लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे बल्कि एक और जगह रखा था। मैं उसी औरत से पैदा हुआ हूं। उसे जन्म देते ही मेरी मां मर गई। भगवान का करिश्मा देखिए, मेरी मां की मौत के बाद मेरे पिताजी का दूसरी औरत से विवाह हुआ। मेरी मां ने ही मेरी परवरिश की।
और मुझे अच्छे बुरे की समझ दी। जब मैं कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई ताकि मैं अपने पिता की सूरत पहचान सकूं। 3 साल पहले ही हमारी मां का देहांत हो चुका है। जब मैं बड़ा हुआ मैंने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वह तो शादी के बाद बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में मेरे रिश्तेदार सिर्फ एक बहन और एक पिता थे। मैंने आप दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से मैं कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। इसीलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैं मेहनत से काम करता हूं और समाज में मेरी इज्जत भी है। एक दिन मुझे पिताजी मिले और जिस हालत में मिले उस पर मुझे तरस आ गया और मैं उन्हें अपने घर ले आया। अब उनकी देखभाल के लिए ही मैंने दुकान पर लड़का रखा हुआ है, क्योंकि पिताजी को बोलने में और खाने में कठिनाई होती है। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की और वह 50 रुपये भी इसीलिए लेता था कि आपकी खुददारी को चोट न पहुंचे। अगर मैं आपको फ्री में सब्जी देता तो शायद आप अगले दिन मेरी दुकान पर नहीं आती, क्योंकि शुरू में मैं ये सोचती थी कि आप गलती से ज्यादा पैसे वापस कर रही हैं। लेकिन जब उन पैसों से आपके घर की जरूरतें पूरी होने लगीं तो आप खुद ही मेरी दुकान की तरफ आने लगी। यह गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ कर दिया। उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा उन्हें जिंदगी में ही मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेगा। मैंने अपनी मां की तरफ से भी उस आदमी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। मेरे भाई ने बताया कि उसने मेरे पति को बड़ी मुश्किल से शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान के रूप में हमारे सामने आएंगे। मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे जिनसे मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी मां का बेटा नहीं था लेकिन सिर्फ मां की परवरिश का हक अदा करने के लिए मेरी पूरी मदद कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी मां की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।